गुड इवनिंग एवरीवन। तो निफ्टी में आज थोड़ा सा वाइडर सीपीआर बना था पिछले दिन के कंपेयर में। लेकिन बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर नहीं था, ये एक एवरेज सीपीआर माना जा सकता है। और इसकी ऑर्डर डिसेंडिंग थी, यानी कि जब प्राइस सीपीआर पे आता तो वहां से रिजेक्शन होता। आज की ओपनिंग गैप डाउन हो गई थी। तो जब गैप डाउन ओपन हो रहा है, हम टारगेट क्या लेते हैं? सीपीआर से नीचे उतरेगा तो S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट लेते हैं। लेकिन अगर टारगेट पे ही प्राइस ओपन हो जाए तब फिर हमको क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए हम लोग आज देख लेते हैं। आज की ओपनिंग लाइन थी 22,940 का लेवल। ये प्राइस की ओपनिंग S1 के नीचे ओपन होती है, सपोर्ट जोन पे ओपन नहीं हो रहा था, S1 के नीचे ओपन हो रही थी। तो जब S1 के नीचे ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट जोन पे आकर के रिजेक्ट करेगा। और अगर सपोर्ट जोन से ऊपर चला जाता है, यानी प्रीवियस डे लो से ऊपर चला जाता है, तब फिर हम सीपीआर का टारगेट बना सकते थे। फर्स्ट कैंडल तो रेड बना, लेकिन यहाँ पे सेकंड कैंडल ग्रीन बन गया था। तो जब डेज ओपन की लाइन को ब्रेक कर दे, डेज ओपन की लाइन को जब ब्रेक कर दे और वीवैप को भी ब्रेक कर दे तो फिर ये ऊपर की तरफ में चला जाता है। लेकिन चूंकि ये सपोर्ट जोन के अंदर घुस रहा है, इसी वजह से प्राइस वीवैप से ऊपर जाके 20 EMA तक नहीं गया। जब गैप डाउन ओपन होता है तो हम आधे घंटे का हाई लो को मार्क कर लेते हैं। तो आधे घंटे का हाई लो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 कैंडल ले लिया अपन ने। और ये इसका आधे घंटे का लो लाइन है। जब भी ऐसा पैटर्न बने कि S1 के नीचे चला जाए और अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तो वो सपोर्ट जोन से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। भले वीवैप के ऊपर 20 EMA हो, तो आप क्या सोचेंगे कि वीवैप के ऊपर गया है तो 20 EMA तक टारगेट आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है 20 EMA पे। लेकिन जिस जोन के अंदर घुस रहा है वो खुद एक सपोर्ट जोन है। जब भी सपोर्ट जोन के अंदर प्राइस जाता है ना, वहां पे फंसता है प्राइस। इसलिए हमको आधे घंटे का हाई लो को मार्क कर देना है, और जिस तरफ पे भी टूटेगा वहां पे ट्रेड लेना है। तो टूटा कहाँ पे? इस कैंडल पे टूटा नीचे की तरफ में। इस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे वीवेप के भी नीचे आ गया, 20 में के नीचे तो था ही, लेकिन वीवेप के ऊपर 20 में था, इसलिए थोड़ा नीचे जाके बाउंस करेगा वापस। ये भी हमको दिमाग में रख लेना है। इस कैंडल पे एंट्री करेंगे 10:15 पे। और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? S2, क्योंकि S1 के नीचे जा रहा है तो S2 का लेवल हमको मिल जाएगा। और S2 का लेवल नीचे की तरफ में ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीवेब के ऊपर 20 EMA है, एक पलट के वापस जा सकता है प्राइस, इसलिए हम नीचे का ट्रेड नहीं बनाएंगे। जानबूझ करके नहीं बनाएंगे। हमको आने दो, वीवेब के नीचे 20 EMA कॉम्बिनेशन आने देंगे, फिर हम ट्रेड बनाएंगे नीचे की तरफ में। लेकिन इसमें और क्लियरिटी देता हूँ। जब भी गैप डाउन ओपन होता है, नीचे जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो तेजी के साथ में जाएगा। इसलिए प्राइस जब नीचे की तरफ में गया तो एक ही कैंडल पे हमको टारगेट मिल गया। इसके बाद में देखिए पूरा जिगजैग जिगजैग मोमेंटम रहा है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा खासा ट्रेड तो मिला नहीं। डेज ओपन की लाइन पे आई प्राइस वापस, क्योंकि वीवेब के नीचे 20 EMA था। लेकिन जब यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 EMA भले है, लेकिन प्राइस कहाँ से आ रहा है? S2 लेवल से सपोर्ट लेके आ रहा है। इसलिए ये सपोर्ट लेवल से जब ऊपर की तरफ में जाए तब हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस, बढ़िया वाला रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। और बढ़िया वाला रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? वीवेब की लाइन बनेगी, और या तो डेज ओपन की लाइन बनेगी, दोनों में से कोई एक जगह बनेगा। तो हमको वेट करना है। 20 EMA के ऊपर जाने दीजिए उसको, डेज ओपन पे आएगा या वी वेब पे आएगा, और वहां से अगर रिजेक्शन ले तब फिर हम ट्रेड बनाएंगे नीचे की तरफ में। तो जैसे ये कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, वी वेब को तोड़ता हुआ, लेकिन डेज ओपन की लाइन से रिजेक्ट ले लिया, क्योंकि वी वेब के नीचे 20 EMA है। तो जब ये रेड कैंडल बन गया नीचे की तरफ में, इसी कैंडल पे एंट्री करना है, और डेज ओपन की लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का थोड़ा सा अंदाजा है तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये ट्विजर टॉप कैंडल है। जब भी ट्विजर टॉप कैंडल बनता है, नीचे की तरफ में प्राइस मूवमेंट होता है, क्योंकि ट्विजर टॉप में अगर देखेंगे हायर साइड में, इन दोनों कैंडल का अपर में बड़ा विक नहीं है, और विक है तो बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कोई बायर नहीं जो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाए। इसलिए हम इस कैंडल के लोअर पॉइंट पे एंट्री करते हैं और एसएल यहाँ पे डालेंगे, और टारगेट क्या ले लेंगे?
S2 का, उसके बाद ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि वीवेप और 20 में कॉम्बिनेशन भले नीचे है, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट तो S2 का है, क्योंकि प्राइस गैप डाउन हुआ है और नीचे की तरफ में जा रहा है, तो हम नेक्स्ट टारगेट तक प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल लेंगे। फिर ये वापस ऊपर की तरफ में गया है, और जैसी डेज ओपन से फिर डोजी कैंडल बनाया है, तो जैसी डोजी कैंडल का एक लो ब्रेक नीचे की तरफ में होता है, फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो टारगेट रहेगा छोटा रहेगा, क्योंकि इसने एक बार टारगेट अचीव कर लिया है, फिर ये सेकंड टाइम भी टारगेट अचीव कर लिया। अब इसके बाद में वो वीक हो जाता है। जब भी आप इसके नीचे पोजीशन बनाएंगे, संभल के बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग जिगजैग कर सकता है। तो ये स्कैल्पिंग में ये वाला ट्रेड बनता था, इसके बाद ट्रेड को चाहे तो अवॉइड कर सकते थे। अब बी वेब के नीचे 20 में है, इसलिए जब जब वो 20 के पास में आया, रिजेक्शन लिया। लेकिन यहाँ S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण ये 50% के आसपास आकर के वापस बाउंस हो गया। तो हम तो 2:30 के बाद तो वैसे भी ट्रेड को नहीं बनाना चाहिए, और स्टार्टिंग में अगर आपने ट्रेड सही से ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, तो बाद का जो ट्रेड है उसको अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स को देखते हैं। ये तो हो गया आज का मार्केट। इसमें ऑप्शंस कैसे वर्क किया है इसको भी देख लेते हैं। तो प्राइस की ओपनिंग हो गई थी 22,945, यानी 22,950 का हम प्राइस रखेंगे। उससे 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे कॉलर पुट का चार्ट लगा लेंगे। तो मैंने इसको लगा करके रखा है यहाँ। ये है कॉल और ये है पुट। कॉल देखेंगे वाइडर सीपीआर, पुट नैरो सीपीआर। तो मोमेंटम किस में फास्ट आएगा? नैरो सीपीआर में मोमेंटम फास्ट आएगा। यहाँ पे आप देखिए कॉल कहाँ पे ओपन हो रही है? S1 के नीचे ओपन हो रहा है। अगर ये S1 के नीचे ओपन हो रहा है तो क्या ये सपोर्ट ले रहा है? नहीं ले रहा है। S1 के नीचे ओपन है तो ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। और सेम पुट कहाँ ओपन हो रहा है? R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ओपन हो रहा है, तो क्या ये सपोर्ट ले रहा है? R1 से ऊपर खुला है, मतलब R1 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये तो सपोर्ट ले रहा है, लेकिन पहले कैंडल में कौन सा टारगेट हो गया इसका? R2 लेवल का टारगेट हो गया। तो जब पहले कैंडल में टारगेट डन हो जाए, तो फिर हम ट्रेड को नहीं बनाते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या है यहाँ पे? ईएमए की लाइन जो है राइजिंग थी, लेकिन वीवेप के नीचे ईएमए की लाइन आए थे। और कॉल में वीवेप के ऊपर ईएमए की लाइन थी, लेकिन ईएमए फॉलिंग चैनल पैटर्न था। तो हम वेट करते हैं। अगर हमको बायर बनना है तो वीवेप के ऊपर ईएमए की लाइन आनी चाहिए, लेकिन वो उसका ऑर्डर, ईएमए का ऑर्डर राइजिंग फॉर्म में होना चाहिए। उसमें ऊपर 8 ईएमए, उसके नीचे 13, उसके नीचे 21, उसके नीचे 34 होना चाहिए। और वैसे ही अगर सेलर हैं तो उस केस में वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन होनी चाहिए, और उसमें सबसे ऊपर आएगा 34, उसके नीचे 21, उसके नीचे 13, उसके नीचे 8। इस तरीके का सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे। तो अगर कॉल देखेंगे, यहाँ पे वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन थी, लेकिन ये फॉलिंग पैटर्न था। तो जब तक ये फॉलिंग पैटर्न राइजिंग पैटर्न में चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम ऊपर का ट्रेड नहीं बनाएंगे। वैसे भी ये वाइडर सीपीआर है, तो वाइडर सीपीआर में हमको ट्रेड कहाँ लेना है? वी वेब पे ट्रेड लेना है। कॉल साइड में एंट्री तो नहीं मिल रही थी बाइंग की तरफ में, लेकिन पुट में बाइंग की तरफ में एंट्री मिली। और वो कहाँ मिली? इस जगह पे मिली। इसके पहले वाले ट्रेड में क्या प्रॉब्लम था? पहले तो नैरो सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर है, तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गया है तो प्राइस ऊपर की तरफ में मूव करने के लिए देखेगा। यहाँ वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ रही थी, लेकिन राइजिंग चैनल था। तो राइजिंग चैनल जो है, हमको वेट करना है कि कोई भी एक ईएमए की लाइन कम से कम ऊपर की तरफ में आए, और उसके पहले एक ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाना चाहिए। पहले बार में ईएमए का क्रॉसिंग कहाँ था? फर्स्ट कैंडल पे ही था। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनना है। और जब भी ईएमए एक्सपैंड हो जाता है तो वापस वो श्रिंक होता है। यहाँ पे श्रिंक हुआ है। श्रिंक होने के बाद में आपको ये देखना है कि जैसे पहली बार में ये वाला कैंडल निकला वीवेब के ऊपर में, स्ट्रॉन्ग कैंडल था बिना विक का। ये कैंडल बना तो पहली बार में तो एंट्री नहीं लेंगे। दूसरी बार जब ये सपोर्ट लेने आए, तो ये देखना है कि वीवेब के ऊपर एक ईएमए तो कम से कम निकल जाए। 8 ईएमए अगर ऊपर की तरफ में निकल जाएगा, तो हम हमारे पास में श्योरिटी होगी कि एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो इस जगह पे तो ये जो कैंडल है, एक तो वीक वाला कैंडल था, दूसरा एटीएम है वीवेब के नीचे ही था। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। इसके बाद
ये वाला कैंडल फिर से वी वेब को क्रॉस किया ऊपर की तरफ में, लेकिन एटीएम में नीचे था। तो हम तो प्राइस जब रिटेस्ट कर देगा, रिटेस्ट करेगा और बाउंस होगा तब फिर लेंगे। यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में जब फिर से वी वेब के ऊपर में आया तब भी ये एटीएमए के थोड़ा सा नीचे था। तो नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे एटीएमए थोड़ा ऊपर की तरफ में आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ राइजिंग चैनल होना चाहिए। तो ये राइजिंग चैनल तो पहले से ही था, शुरू से ही था राइजिंग, लेकिन एक्चुअल में ये राइज होना चालू किया वी वेब के पास ईएमए जब आए और वो राइजिंग चैनल बनाया पास में आकर के, दूर में आके नहीं, पास आके, तब फिर हम एंट्री करते हैं। तो ये वाला कैंडल 10:16 का कैंडल राइजिंग चैनल में था, तो इसी जगह पे एंट्री बनती थी। छोटा कैंडल बेस्ट रहता है एंट्री के लिए क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम रहता है। तो इस कैंडल पे अपन एंट्री करेंगे और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो देखिए एंट्री कितने पॉइंट में हुई, 247 पे एंट्री हो रही है और स्टॉप लॉस कहाँ पे ले रहे हैं हम, 240 का, मतलब 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अब देखो कितना बढ़िया मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ में, अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में मिल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, R3 का लेवल हो जाएगा, क्योंकि R2 को तो बड़े कैंडल से ब्रेक कर ही दिया है। नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, R3 का लेवल। ये सिंपल फॉर्मूला, 8 और 13 प्राइसिंग भी है तो बेस्ट मिल गया। मान लीजिए बड़े बड़े कैंडल पे आप एग्जिट ले ले रहे हैं, अगर इस कैंडल पे एंट्री किए हैं तो इस कैंडल पे आपको एग्जिट ले लेना है क्योंकि 8 EMA से दूर हो गया है। और फिर 8 EMA के पास में आने दीजिए, ये कैंडल है 8 EMA के पास में आया, यहाँ पे फिर से री एंट्री बनती है, नेक्स्ट टारगेट R3 का हो जाना है। वैसे ही अगर सेलिंग करना है, सेलिंग पर्पस है आपका, तो उसके लिए हमको ये देखना है कि वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन चले जाए और फॉलिंग पैटर्न पे हो। तो कॉल जो है पहले से फॉलिंग पैटर्न पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जिगजैग मोमेंटम आया। 34 EMA की लाइन तो सबसे ऊपर थी, 8 EMA की लाइन नीचे थी, लेकिन 8 EMA वी वेब को कब क्रॉस कर रहा है ये देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो कैंडल है 959 का कैंडल, ये नीचे की तरफ में इशारा कर रहा था, जा रहा था, लेकिन 8 EMA अभी ऊपर है, क्रॉस नहीं किया, हमको वेट करना है। नीचे आया, नहीं करेंगे, वापस जाने दो। फिर से यहाँ नीचे आया लेकिन एटीएम में नहीं आया, हमको वेट करना है। यहाँ पे भी नीचे आया लेकिन एटीएम में क्रॉस होने दिया, वेट करना है। यहाँ पे एटीएम में नीचे आ गया और ये रेड कैंडल है, तो पहली बार में हम एंट्री नहीं करते हैं, उसको आने दो वापस, रिटेस्ट। रिटेस्ट आने के बाद में जब ये रेड कैंडल बना, चाहे तो इस कैंडल पे एंट्री कर लीजिए, चाहे इस कैंडल पे एंट्री कर लीजिए और वी वैप आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और तब आप बैठो बड़े टारगेट की तरफ में। जब पुट में R3 का लेवल अचीव हो जाए, इस कैंडल पे अचीव हुआ है 10:30 पे, सेम टाइम पे कॉल में एग्जिट लेना है। कॉल में ये वाला पोर्शन जो था 10:30, ये एग्जिट प्लान करना था। इसके बाद ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो फॉलिंग चैनल है वो फैल गया है, तो वापस वो श्रिंक होके ऊपर की तरफ में जाएगा। तो इस तरीके से कॉल और पुट में ट्रेड बनता था। इसके बाद में ये पूरा जिगजैग मोमेंटम रहा है, लेकिन ये जिगजैग मोमेंटम में भी आपको अगर सेलर बनना है तो वी वेब के पास में आने दीजिए। वी वेब से जब रिजेक्ट कर रहा है तब फिर आप ट्रेड लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल रिजेक्ट किया है बहुत बड़ा कैंडल बना है। जब भी बड़ा कैंडल बनता है आप वहां से दूर हो सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, इसका हाई और इसका लो, इसको मार कर देना है, क्योंकि ये जो जगह है ये इनिशियल इम्पैक्ट का जगह है। अगर ये इनिशियल इम्पैक्ट आ गया तो इसके अंदर प्राइस बहुत ज्यादा साइडवेज चलेगा। तो अगर बायर हैं, सॉरी, हाँ, अगर आप बायर हैं तो इस जगह से आप ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। सेलर हैं तो निकल जाए, क्योंकि प्रीमियम डीके तो होना ही है। जब भी वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ जाए और ये फॉलिंग चैनल पैटर्न बनाए, तब फिर हमको ट्रेड लेना बनता है। तो यहाँ फर्स्ट कैंडल, ये वाला जो 12:03 का कैंडल, ये इंस्टेंट बना है, तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता नहीं था। और ये रेड कैंडल इंस्टेंट बना है, यहाँ पे भी ट्रेड बनता नहीं था। तो इसको पहली बार में नहीं लेंगे हम, एक बार फिर से आए, छोटा कैंडल चाहिए हमको एंट्री के लिए, बड़ा कैंडल नहीं चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, हमको यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। एज अ सेलर हमको वी वेब के नीचे ट्रेड लेना है। वी वेब के नीचे फॉलिंग चैनल कब बना रहे हैं, इस कैंडल पे बना रहा है या इस कैंडल पे बना रहे, तो यहाँ पे आप चाहे तो एंट्री करेंगे, बेटर रहेगा। छोटा कैंडल सबसे बेस्ट रहता है एंट्री का,
स्टॉप लॉस वी आपका रख देंगे, फिर से आप नीचे की तरफ में बनाएंगे। लेकिन अगर सेलर में आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो गया है तो ट्रेड को छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे ही बायर के केस में आप कहाँ कहाँ पे एंट्री लेते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए, जब R3 का लेवल अचीव हो गया है ना, उसके बाद आप EMA फैला हुआ है तो वो श्रिंक होगा। श्रिंक होने का वेट कीजिए, और अगर ये अपना स्विंग को ब्रेक नहीं करता है तो वो धीरे धीरे करके वीवेप पे आएगा, धीरे धीरे वीवेप पे आएगा। तो आपको ट्रेड कब लेना, जब वीवेप के पास में आ जाए, वहां से राइज करे, तब फिर ट्रेड लेना ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीवेप के करीब आ गया और वहां से बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, तो आपकी ट्रेड कहाँ बनेगी, ये जैसे 8-13 क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ में, और 8 EMA 34 EMA को भी क्रॉस कर दिया, तो हम ऊपर का ट्रेड पहली बार में नहीं बनाएंगे, एक रिटेस्ट आने देंगे। रिटेस्ट में ये डोजी कैंडल बना है, यहाँ आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एकदम छोटा होगा आपका। तो इस कैंडल पे एंट्री करें 305 पे, और 300 के प्राइस के आसपास आप अपना एसएल डाल रहे हैं, तो ये कैंडल खा जाएगा। 5 पॉइंट का एसएल खा गया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा लॉस चल जाएगा, बड़ा लॉस नहीं लेना है। फिर क्रॉस ओवर हो गया तो फॉलिंग है, इसको छोड़ना है हमको बायर साइड के लिए। बायर के लिए फिर से एंट्री कहाँ बनेगी, अब इस बड़े कैंडल पे तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, ये सबसे मतलब खराब ट्रेड होगा अगर बायर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो। अगर बायर है इसको इंस्टेंटली यहाँ पे ले लिए हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी इस बड़े ट्रेड पे तो आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कहाँ बनानी है, जब ये वापस आ जाए और 8 EMA से सपोर्ट ले, तब फिर आप एंट्री बनाओ। तो इस कैंडल पे एंट्री रहता है, इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस रहता है। ये कैंडल आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन अगर इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो ये कैंडल आपका एसएल खा लिया। तो कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने छोटा एसएल लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आने दीजिए नीचे की तरफ में, जब ये वापस वीवेब के ऊपर में चला जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल में एंट्री बनता है। लेकिन हम पहली बार में एंट्री नहीं लेते, उसको आने दीजिए एटीएमए के पास, और जैसे ही एटीएमए से ऊपर जाने लगे, डोजी कैंडल बने, सबसे बेस्ट एंट्री होता है, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और फिर इस ट्रेड को आप सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे ऊपर की तरफ में। तो ये जो पहला स्विंग आया है, इस स्विंग तक आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है, उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है। बायर को बस मोमेंटम का इंतजार करना है, जैसे मोमेंटम आया ट्रेड छोड़ के निकल जाओ। बार बार ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये जो जिगजैग है ये फिर आपको बाद में झेलना पड़ेगा, तो ऐसा करना नहीं है। तो इस तरीके से कॉल सेलिंग और पुट बाइंग का अप्रोच हमको रखना है। अब आते हैं हम, कल का मार्केट कैसा रहेगा, इसके लिए हम पहले 1 डे का टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे और इसको वी वेब से हटा लेंगे। डेली ओपन लाइन को भी हाइड कर देते हैं ताकि पिक्चर क्लियर दिखे। मंथली सीपीआर में आते हैं तो यहाँ S1 प्रीवियस मंथ लो के नीचे उतर गया है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, S2 का लेवल। अब S2 का लेवल है तो इसको मार्क कर लेंगे हम, ये सिंपल एस टू का लेवल मार्क हो गया। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे उतर गया है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट क्या हो जाना है, ये वाला S2 का लेवल। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा अगर नीचे जाता है तो S2, और उसके बाद नीचे का टारगेट ये होगा। इसके बाद हम ट्रेड को नहीं छुएंगे नीचे की तरफ में। ये वाला जो सीपीआर बना है इस हफ्ते का, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये एक एवरेज सीपीआर है, बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं है। तो इसमें अगर S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे आ रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट S2 हो सकता है। अब 5 मिनट में आ जाते हैं। कल का सीपीआर डिसेंडिंग फॉर्मेशन पे है, और आज के कंपेयर में कल का सीपीआर थोड़ा सा नैरो है, तो इसमें मोमेंटम आ सकता है, लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर है। तो जब भी डिसेंडिंग सीपीआर होता है, सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर सीपीआर के बीच में ही ओपन हो जाता है तो स्टार्टिंग में सीपीआर के अंदर बहुत ही ज्यादा जिगजैग मैनर रहेगा। सीपीआर से रेड कैंडल जब बनाता है नीचे की तरफ में, तो हम S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट ले सकते हैं, और अगर S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है
तब ये पहला टारगेट 22,716 का रहेगा। और 22,716 टूटता है, नेक्स्ट टारगेट हमको S2 का ले लेना है। ये अपना प्राइम टारगेट रहेगा कल के दिन में। और अगर S2 के नीचे उतरता है तो ये लेवल आपको मिल सकता है 22,600 का, लेकिन कल ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। हम अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे टूट जाता है तो पहला टारगेट हम 22,700 का रख लेंगे। उसके बाद अगर वीवैप और 20 में से दूर हो जाता है तो पहले 20 में के पास वापस जाने देंगे। उस वहां से अगर रिजेक्शन होता है तब फिर हम नीचे का टारगेट जा सकते हैं, जो कि S2 का लेवल हो सकता है। इसके बाद 22,650 के आसपास आप अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि एकदम ज्यादा नैरो सीपीआर नहीं है। और प्राइस अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो सीपीआर से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा, जो आज का एक स्विंग है वो वाला टारगेट हो जाएगा। तो ये स्विंग कितने में आ रहा है, 22,943। तो पहला यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर सीपीआर से ऊपर जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ से रिजेक्शन का ही प्लान करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तब फिर वापस सीपीआर की तरफ में आएंगे। और अगर इस प्राइस से भी ऊपर की तरफ में आ जाता है तब फिर हम नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस हाई का रखेंगे। अब प्रीवियस हाई के ऊपर जाता है तो ये जो गैप दिख रहा है इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इसका ऊपर का गैप आ रहा है 23,050 का लेवल। 23,050 के आसपास हम एक मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है तो ये वाला लेवल हम हमारा मैक्सिमम लेवल है जहाँ पे से रिजेक्ट कर सकता है। और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन इसमें ये जो गैप डाउन हुआ था तो इस ये लेवल ना इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ऊपर की तरफ में। अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है तब के केस में। और ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाना है तो आप स्प्रेड में बनाइएगा या सेलिंग कीजिएगा, बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा का ट्रेड रहेगा। अब आ जाते हैं हम निफ्टी का ऑप्शन देखते हैं कल का। निफ्टी का ऑप्शन 22,700 का देख लेंगे। कॉल कॉल देखेंगे, यहाँ एवरेज सीपीआर बन रहा है, डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग में अगर R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट करता है तो वो सीपीआर की तरफ में डेफिनेटली आएगा। और अगर सीपीआर से रिजेक्शन देता है तब फिर वो S1 प्रीवियस डे लो और S1 प्रीवियस डे लो टूटता है नीचे तो S2 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, तब फिर हम ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो स्प्रेड के साथ में जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एकदम ज़्यादा नैरो सीपीआर नहीं है तो हम एक या दो लेवल तक ही हम लेंगे ट्रेड, उसके बाद ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है ये वाला लेवल 425 का। तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है तो ये वाला जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर आते हैं हम ऑप्शन में, पुट में 22,900 का पुट देख लेते हैं। पुट में नैरो सीपीआर आ रहा है। नैरो सीपीआर आ रहा है तो मोमेंटम इसका फास्ट होने वाला है। अगर ये सीपीआर से ऊपर की तरफ में जाता है तो R1 प्रीवियस डे हाई तो पक्का चल जाएगा, लेकिन 10:30 बजे के पहले अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तब फिर हमको R2 का लेवल और R3 का लेवल दोनों मिल सकता है, क्योंकि बढ़िया सीपीआर है, इसका लेवल भी पास पास आ रहे हैं। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तब हम S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट लेंगे नीचे की तरफ में। और S1 प्रीवियस डे लो नीचे उतरता है तो फिर S2 भी जा सकता है और S3 भी जा सकता है। लेकिन आज का जो सीपीआर बना था ये वर्जिन सीपीआर, तो हो सकता है S2 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अगर S1 से नीचे उतरता है तो S2 का टारगेट हम ले सकते हैं एज अ सेलर। तो इस तरीके से कॉल और पुट का चार्ट हमने देखा और इस हिसाब से मोमेंटम प्लान करना है हमको। आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला था, वो मैं बता देता हूँ, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्राइस नीचे की तरफ में जाता है और अगले दिन अगर डिसेंडिंग सीपीआर बनता है तो कई बार वो सीपीआर पे नीचे उतरता है, फिर एक जगह से सपोर्ट लेके बाउंस हो जाता है वापस ऊपर की तरफ में। तो वो कब कब होता है इसको मैंने चेक किया है, तो आप लोग को बताता हूँ। ये जैसे ये वाला सिनेरियो बना है 22 जनवरी का। यहाँ पे देखिए पिछला दिन जो था वो सपोर्ट लेकर के बाउंस किया ऊपर की तरफ में और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था।
तो जब ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है ना तो नीचे आके इसी जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो ये एक बार हुआ, यहाँ से बाउंस किया ऊपर की तरफ में, ये रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार और यही सिनेरियो हुआ है, ये वाला भी सिनेरियो देखिए, ये क्लोजिंग ग्रीन में था, मार्केट ऊपर ओपन हुआ लेकिन नीचे जब गया तब इसी जगह से सपोर्ट ले लिया है वापस। तो आपको अगर ऐसा सिनेरियो मिले तो आपको सपोर्ट कौन सा लेना है, इमीडिएट जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है वही आप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।